हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे करेंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स जीके। ठीक है, आपको हम 10 क्वेश्चन कराएंगे। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस होंगे। उस 10 क्वेश्चन में से आप क्या करिएगा, उस 10 क्वेश्चन से आपको 40 से 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन का जो हम एक्सप्लेन करेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो जब बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं तो हमको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जितने भी हम अभी प्रश्न कराएंगे 10 क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। उस 10 क्वेश्चन में बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स जीके और करंट अफेयर्स होंगे। ठीक है, तो चलिए हम अभी आज तुरंत पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप पढ़िए हमारे साथ, पेन ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए और नोट करना शुरू करिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, तो ठीक है, आइए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है आपका कि OHA निगरानी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। OHE निगरानी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये जारी किया गया था रेलवे के तरफ से। ठीक है, तो रेलवे के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। भारतीय रेलवे एक ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च किया था और इस ऐप के तकनीकी खामियों के कारण, जो इस ऐप के मदद के कारण जो है ट्रेन में जो तकनीकी खराबी आती थी उसमें ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार का जो समय था कि लंबा इंतजार करना पड़ता था, ट्रेन देरी से आ रही है, तो वो सारी समस्याएं ख़त्म करने में मदद मिल जाएगी। ठीक है, और भारतीय रेलवे के इतिहास में 1 जुलाई 2020 को ट्रेन पहली बार 100% अपने समय पर अपने गंतव्य जगह पर पहुंची थी। यानी ट्रेन जो चली थी अपने टाइम पर सही टाइम पर दूसरे जगह यानी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी थी। ठीक है, और रेलवे का जो सबसे पहला पिछला प्रदर्शन रहा था वो 2020 में मई के महीने में था, शायद 23 तारीख था उस दिन, और उसी समय 99.4% ट्रेन अपने समय सीमा पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा ऐप, OHE निगरानी ऐप, जिसका फुल फॉर्म होता है ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है विश्व वन रिपोर्ट के आधार पर भारत का वन क्षेत्र में स्थान कितना है। विश्व वन रिपोर्ट के आधार पर भारत का स्थान कितना है, वो है तीसरे स्थान पर। हम कितने स्थान पर हैं, तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो तैयार किया गया रिपोर्ट है किसके द्वारा, FAO के द्वारा तैयार किया गया। FAO इसको बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम में है। ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट का नाम होता है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। क्या नाम होता है इसका, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट इसका नाम होता है जो रिपोर्ट जारी होती है। ठीक है, इस रिपोर्ट में लगभग 236 देश प्रदेश में 60 से अधिक वन से संबंधित स्थिति का परीक्षण किया गया था। कितना, 60 से अधिक वन स्थिति का परीक्षण किया गया था। और उसमें से उस रिपोर्ट के आधार पर भारत में हर साल औसत 0.38% वन वृद्धि हो रही थी, लगभग 2,66,000 हेक्टेयर भूमि पर। ठीक है, ये हो रहा था। और वैश्विक जो वन क्षेत्र में अधिकतम 20% हिस्सा किसके पास है, किस देश के पास है, 20% हिस्सा रूस के पास है। और इसके बाद सबसे बड़ा हिस्सा किसके पास है, रूस के बाद ब्राज़ील का है। किसका है, ब्राज़ील का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विदेशों से भारतीय नागरिक को स्वदेश लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। पिछले बार जब कोविड-19 हुआ था तो हम लोग अपने अपने घर भाग रहे थे। कहाँ भाग रहे थे, घर की तरफ भाग रहे थे कि हमें घर जाना है। कोई चाइना में था, कोई पाकिस्तान में था, कोई मालदीव में था, कोई कहीं था। ठीक है, तो उसके लाने के लिए समुद्र सेतु लॉन्च किया गया था। भारतीय नौसेना के द्वारा ये लॉन्च किया था भारतीय सेना द्वारा साल 2020 में। कोविड-19 के समय में जो भारतीय नागरिक थे जो बाहर फंस गए थे उनको लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, लगभग 55 दिनों का ऑपरेशन था। लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों को वहाँ से वापस लाया गया। ये लगभग वहाँ से जो लाए गए थे मालदीव से लाए गए थे, श्रीलंका से लाए गए थे, ईरान से लाए गए थे, ये सब वहाँ से लाए गए थे। कौन से जहाज़ उपयोग हुए थे, उस जहाज़ का नाम आप लिख लीजिए। उस जहाज़ का नाम है INS जलाश्व, वो यूज हुआ था, और INS मगर ये भी यूज हुआ था लोगों को कोविड-19 के समय यहाँ लाने में। इसी को बोलते हैं ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, समुद्र सेतु। कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं इसको, समुद्र सेतु। किसने चलाया, नौसेना ने चलाया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि बंधावन बंदरगाह बंधावन बंदरगाह का जो निर्माण है वो किस राज्य में किया जा रहा है, किस राज्य में किया जा रहा है बंधावन बंदरगाह का निर्माण। तो बंधावन बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया जा रहा है,
महाराष्ट्र में किया जा रहा है बदावन बंदरगाह का निर्माण, ठीक है। और ये जो फरवरी 2020 में मिली थी इसको कैबिनेट से मंजूरी कब मिली थी? फरवरी 2020 में कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी कि भाई महाराष्ट्र में बदावन बंदरगाह बनाओ, ठीक है। और इस बंदरगाह का निर्माण किसके आधार पर किया जाएगा? लैंड लॉर्ड मॉडल के आधार पर किया जाएगा। किस मॉडल के आधार पर? लैंड लॉर्ड मॉडल। किस आधार पर? लैंड लॉर्ड मॉडल के आधार पर किया जाएगा। और इस बंदरगाह के निर्माण में जो प्रमुख साझेदार होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि मुंबई में है, ठीक है। और जब बदावन बंदरगाह का निर्माण हो जाएगा तो निर्माण होने के बाद ये टॉप 10 भारत के टॉप 10 कंटेनर वाले देशों की सूची में शामिल हो जाएगा, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। कौन सा बंदरगाह? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि डायमर भाषा बांध कहाँ बनाया जा रहा है? डायमर भाषा बांध, ये डायमर भाषा बांध बनाया जा रहा है कहाँ पे? सिंधु नदी पर। कहाँ पे बनाया जा रहा है? सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है। तो ये जो डायमर भाषा बांध है सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये जो डायमर भाषा बांध है ये चीन की सहायता से बनाया जा रहा है, पाकिस्तान के सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है। कहाँ पे? और निर्माण इसका कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है, चीन कर रहा है। इसका निर्माण कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। और ये जो बांध है ये किस जिला में पड़ता है? ये पड़ता है गिलगिट बाल्टिस्तान के डायमर जिले में, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं डायमर भाषा बांध। किस जिले में पड़ता है? डायमर जिला में पड़ता है, ठीक है। और इस बांध परियोजना से लगभग 45,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा, ठीक है। और यह बांध अधिकृत कश्मीर में चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के अंतर्गत बन रहा है। किसके अंतर्गत बन रहा है? याद रखिएगा, ये जो बांध है अधिकृत कश्मीर में चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के अंतर्गत बन रहा है। और चीन की सहायता से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में डायमर भाषा बांध के अलावा कोहला विद्युत परियोजना भी चल रहा है झेलम नदी पर। एवं करीत जल विद्युत परियोजना है वो भी झेलम नदी पर बना रहा है। कौन बना रहा है? चीन की सहायता से बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डायमर भाषा बांध, ठीक है। इसका आंसर है सिंधु नदी। किस पर बन रहा है? सिंधु नदी पर बन रहा है। और किस जिले में है? डायमर जिले में। कौन बना रहा है? तो चीन बना रहा है, ठीक है। कौन से देश ने इस्तांबुल समझौते से अलग होने का निर्णय ले लिया है? कौन से देश ने इस्तांबुल समझौते से अलग होने का निर्णय ले लिया है? वो है आपका पोलैंड। कौन है? पोलैंड ने इस्तांबुल समझौते से अलग होने का निर्णय ले लिया है। बात करते हैं कुछ इस्तांबुल समझौते और पोलैंड के बारे में, ठीक है। तो महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती थी उसे रोकने के लिए इस्तांबुल समझौता हुआ था, ठीक है। उससे अलग होने का निर्णय ले लिया है पोलैंड ने। पोलैंड एक यूरोपीय देश है। कौन सा देश है? पोलैंड एक यूरोपीय देश है। और इस संधि में वर्तमान समय में विद्यालयों में लैंगिक विषमता के विषय में पढ़ना, जो लैंगिक विषय है उसके बारे में पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। और इस परिवर्तन के आधार पर ही पोलैंड संधि से अलग होने का निर्णय ले लिया है, ठीक है। किस लिए? कि स्कूलों में ये दे दिया गया कि भाई जो महिलाओं के लैंगिक संबंधी विषय हैं उससे आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसी परिवर्तन के आधार पर पोलैंड ने इस्तांबुल समझौते से अलग होने का निर्णय ले लिया है, ठीक है। तो पोलैंड के अनुसार जो है ना, यह संधि जैविक लैंगिकता के विपरीत सामाजिक सांस्कृतिक लैंगिकता के निर्माण की कोशिश कराता है। क्या कराता है? पोलैंड कहता है कि यह संधि जैविक लैंगिकता और सांस्कृतिक लैंगिकता के निर्माण को कोशिश करता है, ठीक है। तो वहाँ खत्म हो गया ये आपका इस्तांबुल समझौता। इसके बारे में बात कर लिया हमने। इसका आंसर है पोलैंड। कौन सा देश इस्तांबुल समझौते से अलग हो रहा है? पोलैंड, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2020 किन्हें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आइए जानते हैं स्टॉकहोम जल पुरस्कार के बारे में, ठीक है, कि किसको प्राप्त हुआ है। तो स्टॉकहोम जो जल पुरस्कार है वो मिला है डॉक्टर जॉन चेरी को 2020 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार है कुछ किड्स वाली सूचियों में भी मिलती है, यानी कि बच्चों के क्षेत्र में भी मिलती है जो 12 से 18 साल के बच्चों के लिए होती है, ठीक है। लेकिन ये पुरस्कार डॉक्टर जॉन चेरी को मिला हुआ है 2020 का, ठीक है। और जॉन चेरी कनाडा के रहने वाले हैं और ये पानी पर रिसर्च करते हैं, यानी भूजल एक्सपर्ट हैं, ठीक है। और डॉक्टर जॉन चेरी को 2020 में मिला है ये पुरस्कार, ठीक है। पानी में जो खोज है भूजल भेद्यता, ठीक है, उनको भूजल भेद्यता यानी पानी में वो रिसर्च करते हैं, ठीक है। पानी के बारे में रिसर्च करते हैं हम, तो पानी के बारे में रिसर्च करने के लिए उनको ये पुरस्कार मिला है स्टॉकहोम जल पुरस्कार, ठीक है। उन्होंने ये बताया है, जागरूकता बढ़ाई है
कि कैसे पृथ्वी पर भूजल में प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है, और उस समस्या से कैसे निपटेंगे, और उसका जो कुशल तरीका है उसके नेतृत्व का भी उनका नेतृत्व भी डॉक्टर जॉन चेरी ने किया है, इसीलिए उनको 2020 में ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे फ़ोटो देख लीजिए कि ये हैं जॉन चेरी, आप ध्यान से देखिए, पहचान लीजिएगा, इन्हीं को मिला है 2020 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार, ठीक है। तो ठीक है, आज ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगले दिन इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम आपको मिलेंगे, ठीक है। अगले दिन भी इसी 10 क्वेश्चन के साथ, 10 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।